नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्रभावशाली किताब पर बात करने वाले हैं, रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। हाँ, नमस्कार। बिल्कुल, ये किताब तो वाकई एक फिनोमेनन रही है। हमारे पास इसके कुछ मुख्य अंश हैं हम्म, और आज हम कोशिश करेंगे कि इसकी तह तक जाएं, समझें कि क्यों ये किताब इतनी पॉपुलर हुई और इसने पैसे को लेकर हमारी सोच को कैसे बदला। सही कहा। ये किताब असल में दो अलग-अलग पिताओं की कहानी है। हम्म, कियोसाकी के अपने पिता, जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं, हाँ, जो पढ़े लिखे थे, सरकारी नौकरी में थे। बिल्कुल, और दूसरी तरफ उनके दोस्त के पिता, रिच डैड, हम्म, जो कम पढ़े लिखे थे पर बहुत सफल उद्यमी बने। और इनकी सोच में मतलब जमीन आसमान का फर्क था, है ना? हाँ, हाँ, बिल्कुल। पुअर डैड का फलसफा था, अच्छा पढ़ो, अच्छी डिग्री लो, सुरक्षित नौकरी करो, मेहनत करो। जो हम सब सुनते आए हैं बचपन से। वही, जबकि रिच डैड सिखाते थे कि पैसे का सिस्टम समझो, पैसा तुम्हारे लिए कैसे काम कर सकता है, ये सीखो। ये मानसिकता का फर्क है सारा। यहीं से मुझे लगता है सबसे दिलचस्प बात शुरू होती है। पहला बड़ा सबक, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर ये होता कैसे असल में? ये होता है एसेट्स यानी संपत्ति बनाने से। और यहीं पर वो जो कहते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी, उसकी जरूरत पड़ती है। अच्छा। मतलब संपत्ति और देनदारी, एसेट्स और लायबिलिटीज, इनके बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। कियोसाकी बहुत सीधे तरीके से समझाते हैं। कैसे? एसेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डाले, जैसे कोई रेंटल प्रॉपर्टी हो, स्टॉक से डिविडेंड आ रहा हो। हम्म। और लायबिलिटी वो आपकी जेब से पैसा निकालती है, जैसे कार लोन की किस्त या क्रेडिट कार्ड का बिल। और उन्होंने तो ये भी कहा कि कई बार आपका अपना घर भी लायबिलिटी हो सकता है। ये बात तो बहुत लोगों को हजम नहीं होती। हाँ, ये पॉइंट थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। उनका तर्क ये है कि अगर घर सिर्फ आपके खर्चे बढ़ा रहा है, मेंटेनेंस, लोन, टैक्स, और कोई इनकम नहीं दे रहा, तो वो आपकी लायबिलिटी है, एसेट नहीं। ये तो पूरी पारंपरिक सोच के उलट है। बिल्कुल, उनका जोर इसी बात पर है कि अपने एसेट कॉलम को बढ़ाओ, जिसे वो कहते हैं माइंड योर ओन बिजनेस। मतलब अपनी नौकरी करते रहो पर साइड में अपना कुछ बनाते रहो। एग्जैक्टली। अपनी संपत्ति बनाने पे फोकस करो, सिर्फ सैलरी पर निर्भर मत रहो। तो सिर्फ ज्यादा कमाना काफी नहीं है, जरूरी ये है कि वो पैसा कहाँ जा रहा है ना? बिल्कुल सही। और इसी से जुड़ा एक और आइडिया है उनका, कॉरपोरेशंस का इस्तेमाल। अच्छा, वो टैक्स वगैरह के लिए? हाँ, अमीर लोग अक्सर कॉरपोरेट स्ट्रक्चर का फायदा उठाते हैं, टैक्स बचाने के लिए, अपनी संपत्ति को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये थोड़ा टेक्निकल हो सकता है, पर ये उनकी वेल्थ बिल्डिंग स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा है। एक और बात जो मुझे हमेशा सोचने पर मजबूर करती है, वो कहते हैं सीखने के लिए काम करो, कमाने के लिए नहीं। इसका क्या मतलब है? मतलब पढ़ाई लिखाई से अलग? हाँ, उनका इशारा है प्रैक्टिकल स्किल्स की तरफ, जैसे सेल्स कैसे करनी है, मार्केटिंग, नेगोशिएशन, इन्वेस्टमेंट, लोगों को लीड कैसे करना है। अच्छा, हम्म जो स्कूल में शायद नहीं सिखाते। बिल्कुल, ये वो स्किल्स हैं जो पैसा बनाने और संभालने में काम आती हैं। सिर्फ डिग्री से ज्यादा जरूरी है ये समझना कि पैसा काम कैसे करता है, दुनिया कैसे चलती है। उन्होंने बाद में कैश फ्लो क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट भी दिया था, ESBI। वो क्या है संक्षेप में? हाँ, वो भी काफी दिलचस्प है। ई मतलब एम्प्लॉय, जो नौकरी करता है, और एस मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड या स्मॉल बिजनेस ओनर, जैसे कोई डॉक्टर या दुकानदार। बी मतलब बिग बिजनेस ओनर, जिसके पास एक सिस्टम है जो उसके बिना भी चलता है। और आई मतलब इन्वेस्टर, जिसका पैसा उसके लिए पैसा कमाता है। तो उनका कहना है कि असली फाइनेंशियल फ्रीडम बी और आई क्वाड्रेंट में है। हाँ, वो कहते हैं कि ई और एस क्वाड्रेंट में आप खुद काम करते हैं पैसे के लिए, जबकि बी और आई क्वाड्रेंट में आपका सिस्टम या आपका पैसा आपके लिए काम करता है। ये सिर्फ काम बदलने की बात नहीं है, ये पूरी सोच बदलने की बात है। लेकिन क्या ये वाकई सबके लिए संभव है, ई या एस से बी या आई में शिफ्ट होना? ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, और यहीं पर किताब के इम्पैक्ट के साथ साथ उसकी आलोचना भी देखनी होगी। हाँ, क्योंकि असर तो जबरदस्त रहा है। करोड़ों कॉपीज बिकी, कई भाषाओं में अनुवाद हुआ। बिल्कुल, इसने फाइनेंशियल एजुकेशन पर एक ग्लोबल बातचीत शुरू की। पर आलोचक कहते हैं कि ये चीज़ों को ओवर सिंप्लीफाई करती है। जैसे? जैसे रियल एस्टेट से जल्दी अमीर बनना शायद उतना आसान नहीं जितना लगता है। कुछ ने तो ये भी सवाल उठाया कि रिच डैड असल में थे भी या कोई काल्पनिक किरदार थे। अच्छा, ये भी एक विवाद रहा है। हाँ, रिचर्ड कीमी नाम के एक व्यक्ति का नाम बाद में सामने आया था, पर फिर भी आलोचना अपनी जगह है। लेकिन इसने लोगों को सोचने पर तो मजबूर किया।
हाँ, वो बिल्कुल सच है। बहुत से लोग कहते हैं कि इस किताब ने पैसे को लेकर उनकी पूरी सोच बदल दी, उन्हें एसेट्स बनाने, निवेश करने के बारे में सोचने पर मजबूर किया। मेरे ख्याल से ये इसकी सबसे बड़ी सफलता है। तो अगर हम सार निकालें तो रिच डैड पुअर डैड हमें एक तरह से चैलेंज करती है। हाँ, चैलेंज करती है कि हम पारंपरिक सोच से बाहर निकलें, फाइनेंशियल लिटरेसी हासिल करें, एसेट्स बनाएं और पैसे को सिर्फ कमाने की चीज न समझें, बल्कि उसे अपने लिए काम करने वाला एक टूल समझें। बिल्कुल। और अंत में शायद एक बात सोचने के लिए छोड़ जाती है ये किताब कि ठीक है, सिद्धांत तो अच्छे हैं, पर आज की दुनिया बहुत बदल गई है। आर्थिक माहौल, टेक्नोलॉजी। हाँ, तो आज के संदर्भ में और अपनी व्यक्तिगत परिस्थितियों को देखते हुए इन सिद्धांतों को कैसे कैसे समझदारी से लागू किया जाए, सिर्फ आंख बंद करके फॉलो करना शायद सही न हो। सही कहा। क्रिटिकली सोचना और अपने हिसाब